आज चलो देखते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ना जैसे ये कार्बन एटम है तो इससे हेक्सागन बनेगा, इससे एक हेक्सागन बना लेंगे अपन। तो इधर एक हेक्सागन है, अपन कहेंगे इधर ना ऐसे हेक्सागन बना देंगे, मतलब ऐसे। तो ये ना आपस में लेयर्स जो है ना वो अट्रैक्टेड होंगे वंडरवल फोर्सेस से, ये लेयर्स आपस में अट्रैक्टेड होंगे वंडरवल फोर्सेस से। तो ये इधर देखेंगे आप तो ये ऐसे बॉन्डेड भी होते हैं, ये ऐसे बॉन्डेड भी होते हैं। ये अपन लेयर्स को आपस में बॉन्डेड भी बता सकते हैं ऐसे। तो इनमें क्या होगा, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे उसमें बनाया अपन ने, पाई बॉन्ड ऐसे ना, मतलब बिल्कुल जैसे ये लेयर बना हुआ है वैसे लेयर नीचे भी बना होता है, और वो लेयर्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं। फिर यहां पर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होता है ना, दैट इज 1.42 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। यहाँ पर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है ना, वो 1.42 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। मतलब ग्रेफाइट में जो भी कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे वो सारे के सारे 1.42 एंगस्ट्रॉम यूनिट होते हैं, ठीक है ना। और जो लेयर्स के बीच में बॉन्ड लेंथ होता है, बिटवीन द लेयर्स, सो बॉन्ड लेंथ बिटवीन द लेयर्स इज, बॉन्ड लेंथ बिटवीन द लेयर्स, जो लेयर्स के बीच में बॉन्ड लेंथ होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। ये बहुत बड़ा बॉन्ड लेंथ होता है। यहां पर मतलब कार्बन कार्बन में बॉन्ड लेंथ छोटे है, लेकिन बिटवीन द टू लेयर्स द बॉन्ड लेंथ इज वेरी लार्ज। कार्बन कार्बन में आपस में बॉन्ड लेंथ बहुत छोटे है, लेकिन बिटवीन द लेयर्स बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ग्रेफाइट जो होता है वो स्लिपरी होता है, अपन उसे, और कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज होकर बोल देते हैं इट इज अमरफस। अमरफस नहीं होता, इसमें तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम है, कहीं भी इरेगुलरिटी नहीं दिख रही है अरेंजमेंट ऑफ एटम में। और जहां भी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है दैट इज ऑलवेज क्रिस्टलाइन। सो ग्रेफाइट इज अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, क्योंकि इसमें तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, बट वो लेयर्स के फॉर्म में होता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं, ग्रेफाइट को बोलते हैं कि इट इज स्लिपरी और इट इज अ ल्यूब्रिकेंट, इट इज यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट, राइट। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, बट द कार्बन इन द ग्रेफाइट इज sp2 hybridized, so the hexagonal sheets are present, hexagonal arrangements, ये उसका अरेंजमेंट है। अब अगर हम डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करें कि भाई डायमंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो डायमंड के स्ट्रक्चर में इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्रिस्टलाइन तो वो भी होता है, लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है डायमंड। हर एक कार्बन एटम टेट्राहेड्रल फॉर्म में कार्बन से अटैच्ड होगा। टेट्राहेड्रल मतलब ऐसे होता है, वी नो दैट व्हाट इज टेट्राहेड्रल। हर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से टेट्राहेड्रल फॉर्म में अटैच्ड होगा। तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड होंगे सारे के सारे, देयर इज नो पाई बॉन्ड। तो अगर टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज होगा तो अपन कहेंगे भाई ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो हर एक कार्बन एटम टेट्राहेड्रल फॉर्म में, इससे भी 4 बॉन्ड बनेंगे, इससे भी 4 बॉन्ड बनेंगे, मतलब हर एक कार्बन एटम से 4 बॉन्ड बनेंगे, फिर इससे भी 4 बॉन्ड बनेंगे। तो सभी टेट्राहेड्रल, सभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, इससे भी 4 बॉन्ड बनेंगे। तो हर एक कार्बन एटम से 4 बॉन्ड बनेंगे, वो कार्बन एटम ऐसे अटैच्ड होंगे। तो सभी में आप चेक कर सकते हो कार्बन एटम, और फिर आगे भी कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। तो डायमंड में ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड विद 3 अदर कार्बन एटम्स in a tetrahedral arrangement. So that type of structure is called diamond structure. It is sp3 hybridized. तो मेनली अपन को sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही बताना होता है भाई। डायमंड का और ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, स्ट्रक्चर बताओ, बॉन्ड लेंथ बताओ। इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, जो इसमें बॉन्ड लेंथ होगा, ठीक है, वो सिंगल बॉन्ड होगा। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन डायमंड एंड ग्रेफाइट इज different. Obviously the hybridization will be different, the bond length will be different, because अगर bond angle different है तो bond length different होगा ही होगा। bond angle and bond length are inversely proportional लिखा हुआ है अपन ने, जहां bond length ज्यादा होगा वहां bond angle कम होगा।
तो अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो अपन को पता है 120 होता है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो अपन को पता है कि दिस विल बी 109.28 मिनट्स। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा, अगर बॉन्ड लेंथ कम होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। दैट इज अ थंब रूल, हमेशा पता होता है अपन को। सो दैट इज अबाउट द कार्बन एंड द ग्रेफाइट। ठीक है ना, कार्बन और ग्रेफाइट में अपन बता सकते हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपन लिखेंगे, दैट विल बी ऑफ BeCl2, स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2। ठीक है, एक्चुअली इट एग्जिस्ट एज, मतलब जो भी स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे हम उनको सेपरेटली क्यों पढ़ रहे हैं, इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सभी को क्यों नहीं पढ़ रहे सेपरेटली। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिनमें कुछ डिफरेंस होता है और जो अपन से मैक्सिमम पूछेंगे 11th क्लास में, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। इट एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। अब ये तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो वो डिपेंड करेगा कि भाई हमसे क्या पूछा है, किस स्टेट में पूछा है, तो हाइब्रिडाइजेशन हम उस फॉर्म में बताएंगे। तो BeCl2 जो होता है, इट एग्जिस्ट इन अ पॉलीमेरिक फॉर्म व्हेन इट इज इन सॉलिड स्टेट। वो ना पॉलीमर जैसे एग्जिस्ट करता है इन अ सॉलिड स्टेट एज पॉलीमर। ठीक है ना, अगर हम इसको 1200 केल्विन, मतलब यही एग्जैक्ट टेम्परेचर होगा, अगर हम इसको 1200 केल्विन पे हीट करेंगे तो इट विल एग्जिस्ट एज अ डाइमर। इसमें सिर्फ मैंने लिखा डाइमर, सो लिक्विड डाइमर इन लिक्विड स्टेट। तो ये डाइमर इन लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड में डाइमर जैसे एग्जिस्ट करेगा। और अगर इसको अबव 1200 पे हीट करेंगे, एग्जैक्टली 1200 से ज्यादा, तो फिर ये गैस जैसे एग्जिस्ट करेगा, ये गैस हो जाएगा अबव 1200, तो इट विल एग्जिस्ट एज अ गैस। तो फिर हमें पता होना चाहिए, अगर हमें कुछ भी मेंशन नहीं है, अगर नथिंग इज मेंशन्ड इन दिस, हमको बोला बताओ BeCl2 क्या, व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, ये ज्योमेट्री ऑफ दिस, तो फिर हम इसे गैसियस स्टेट में ही अज्यूम करके बता देंगे। लेकिन अगर हमको ऐसे गिवन है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस, तब हमें सॉलिड अज्यूम करके बताना होगा। तो चलो देखते हैं पॉलीमर कैसे। हमें एक बात पता है, बेरिलियम इज 1s2 2s2, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और P इसका पूरा खाली पड़ा होता है। बेरिलियम में BeCl2 अगर अपन चेक करेंगे ना, तो ये +2 है, मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बॉन्डिंग हमेशा वैलेंस शेल से होता है, ये 2s है। तो अपन क्या करेंगे, इन एक्साइटेड स्टेट विल राइट लाइक दिस। एक्साइटेड स्टेट में हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसको यहां शिफ्ट करूंगा। अब ये दोनों बॉन्ड तो Cl से अपन हाइब्रिडाइज कर लेंगे, सो sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया। एक s और एक p मिक्स करोगे, लेकिन दो p ऑर्बिटल एम्प्टी है, ये भी p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल है, एंड दे आर एम्प्टी। सो हमें ये पता है कि बेरिलियम में जो BeCl2 स्ट्रक्चर होगा, बेरिलियम में वहां पर दो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। अगर पूरा एम्प्टी ऑर्बिटल है तो मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता हूं। एम्प्टी ऑर्बिटल में मैं 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट, किसी भी एक ऑर्बिटल में अपन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। सो एम्प्टी ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो लेट अस चेक। बेरिलियम अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो अपन ऐसे लिख लेंगे भाई, एक Cl इधर, एक Cl इधर, बनाया वैसे ही स्ट्रेट लाइन में। मैं दूसरा एक Cl इधर, एक Cl इधर, ऐसे इसमें भी बना लूंगा, एक Cl इधर, एक Cl इधर, इसमें बना लूंगा, सॉलिड स्टेट का स्ट्रक्चर बताने के लिए। अभी व्हाट विल हैपन, क्लोरीन के पास लोन पेयर्स होता है, क्लोरीन के पास लोन पेयर्स होते हैं, वी नो दैट, है ना, क्लोरीन के पास लोन पेयर्स होता है। अगर क्लोरीन के पास लोन पेयर्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है, दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑक्टेट उसका कंप्लीट है, तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं डोनेट करवा सकता हूं एम्प्टी ऑर्बिटल में। ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। तो 2 एम्प्टी ऑर्बिटल थे, अभी बनाया अपन ने ऐसे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, एक Cl का बॉन्ड और एक Cl का बॉन्ड, ये बेरिलियम का 2 Cl के बॉन्ड बन गया। ये एक बेरिलियम का Cl के साथ बॉन्ड, एक बेरिलियम का Cl के साथ बॉन्ड, 2 बॉन्ड बनाए हमने।
लेकिन 2 एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो ये बोरॉन एक क्लोरीन से यहां से एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, तो ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना जिसमें अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके इलेक्ट्रॉन से डोनेट करके बनाएगा, तो एक और बना लिया अपन ने, मतलब इस ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन आया। तो इसके अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए, तो अपन कहेंगे भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मैं उसे सिग्मा बॉन्ड में काउंट करूंगा। ये भी ऐसे ही बनाएगा, ये भी इससे ये बनाएगा और किसी दूसरे से ये भी बना लेगा जैसे इसने बनाया। तो हर एक बेरिलियम के पास कितने बॉन्ड्स होंगे उसके सराउंडिंग में? 4। क्या बताएंगे अपन? तो हर एक बेरिलियम के अराउंड 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। अगर हम हीट करेंगे तो इसमें से कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो एज अ डाइमर उसका स्ट्रक्चर अपन ऐसे बताएंगे, BeCl और एक Cl इधर, एक और बेरिलियम बताएंगे अपन, उसका भी बॉन्ड अपन एक Cl इधर और एक Cl इधर ऐसे बताएंगे। तो इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में एक ही Cl डोनेट करेगा, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में भी एक ही Cl डोनेट करेगा, और भी लोन पेयर है इसके पास, नो डाउट, मैंने बनाया नहीं बस। तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर दैट, मतलब सिर्फ 2 ही बेरिलियम, मतलब इधर से एक बॉन्ड बनाएगा, इधर से एक बॉन्ड बनाएगा, बस। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मतलब फिर ये एक ही, इस केस में इसने सिर्फ ये डोनेशन बनाया भाई, इसने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इसने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पहले से थे, एक सिग्मा बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाया उसमें, बस, मतलब 3 ही सिग्मा बॉन्ड बनेंगे अराउंड ईच बेरिलियम एटम। अगर गैसियस स्टेट की बात करेंगे तो गैसियस स्टेट में बेरिलियम विल बी, जैसे अपन लिखते हैं लीनियर शेप, बिल्कुल वैसे ही रहेगा। गैसियस स्टेट में इट विल बी लाइक दिस इज 180 डिग्री, 2 ही सिग्मा बॉन्ड है। दिस विल बी 120 डिग्री क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है। दिस विल बी 109.28 मिनट्स बॉन्ड एंगल, जैसे अपन बताते हैं। तो अपन क्या करेंगे भाई, इसमें सिग्मा बॉन्ड्स कितने थे? 4। तो इसका मतलब है इन सॉलिड स्टेट इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, इसके अराउंड 3। इन liquid state the hybridization is sp2, and in gaseous state the hybridization is sp2 sp, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो एक s मिक्स करेंगे, एक p मिक्स करेंगे, उसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा गैसियस स्टेट। तो अगर सॉलिड, लिक्विड या गैस ऐसे मेंशन्ड है तो अपन इसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे एग्जाम में। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो फिर आप BeCl2 इन गैसियस स्टेट अज्यूम करके हाइब्रिडाइजेशन बता दो, तब आप वैसे हाइब्रिडाइजेशन बताओगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2। बिल्कुल वैसे ही अपन कहते हैं भाई, जैसे अपन लिखेंगे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड्स होते हैं ना, जैसे BeCl3 डू नॉट फॉर्म डाइमर, ये डाइमर नहीं बनाता है, बट AlCl3 will form as a dimer, but AlCl3 will form as a dimer, form as a dimer, ठीक है। डाइमर यू नो दैट, 2 मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे। अभी व्हाट हैपन, BeCl3 दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अपन को पता है, तो पहले मैं BeCl3 का स्ट्रक्चर लिखता हूं। तो अपन को पता है भाई BeCl3 में एक Cl और एक और Cl, अपन ऐसे लिख सकते हैं। तीनों Cl एक ही प्लेन में है, आपने जैसे बताया ये वेजिटेज फॉर्म है, और इसमें एक एम्प्टी ऑर्बिटल भी होता है, बोरॉन में एक एम्प्टी ऑर्बिटल भी होता है। इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और इसके पास लोन पेयर है, तो क्या होगा? बैक बॉन्डिंग, तो यहां पाई बॉन्ड बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन विल रिमेन sp2, hybridization will remain sp2. So in this case, in BeCl3 back bonding can exist, back bonding exists because the boron, the size of boron is small,
So the BCl bond length is less. भाई ये साइज का बहुत छोटा होता है, इसका साइज बड़ा होता है, लेकिन बोरोन का साइज छोटा होने की वजह से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस विल बी लेस। अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लेस होगा तो ये लोन पेयर इजीली एम्प्टी ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग बना सकता है, ठीक है ना। Size of boron is less, so the BCl bond length is less. Thus, orbital overlapping can occur. Thus, orbital overlapping can take place. Overlapping occurs, है ना, उसमें orbital overlapping occur हो जाएगा। ये है रीजन उसका। लेकिन एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होगा और सीएल का साइज भी बड़ा होगा, तो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसका लोन पेयर एल्यूमिनियम के एम्प्टी ऑर्बिटल इसमें भी है, एम्प्टी ऑर्बिटल एल्यूमिनियम में भी है। भाई बोरॉन और एल्यूमिनियम एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है ना, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम का होगा वही इसका भी होगा। तो इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, इसका भी लोन पेयर बड़ा, तो इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस काफी बड़ा है, तो ये वाला ऑर्बिटल जो है वो इसमें ओवरलैप नहीं कर पाता है, ये वाला जो ऑर्बिटल है वो इसमें ओवरलैप नहीं कर पाता है। सो ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ AlCl, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ AlCl bond, AlCl bond, the orbital overlapping do not take place, उसमें ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं होता है, ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल। तो उसमें ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगा। और एल्यूमिनियम क्लोराइड, भाई एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो पहले इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था बिफोर बैक बॉन्डिंग इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 4 6, 3 बॉन्ड से। लेकिन अब जब बैक बॉन्डिंग होगा तो ऑब्वियसली बात है ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो फिर बोरॉन विल फील कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, उसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज ऑफ लार्जर बॉन्ड लेंथ। तो अपन कहेंगे अगर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है तो फिर वो स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, डाइमर बना लेगा। So due to lack of overlapping in AlCl3, it forms a dimer. Due to lack of orbital overlapping of in back bonding, the AlCl3 will form a dimer, will exist as dimer to complete the octet of एल्यूमिनियम। तो अब एल्यूमिनियम में AlCl3 क्या होगा, AlCl3 तो ऐसे है और इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, ये तो देखा अपन ने, इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप नहीं कर पाते हैं, सो नो बैक बॉन्डिंग। इसमें बैक बॉन्डिंग तो नहीं है और ऑक्टेट ऑफ एल्यूमिनियम इज इनकम्प्लीट, तो ये क्या करेगा, ऐसे ऑक्टेट कर लेगा, ये 2 मॉलिक्यूल को ले लेगा। डाइमर में हमको 2 मॉलिक्यूल चाहिए होता है, तो आपस में 2 मॉलिक्यूल क्या करेंगे, दे विल फॉर्म लाइक दिस, एक Cl दूसरा Cl और ये इसका Cl, और दूसरा एल्यूमिनियम होगा दैट विल बी लाइक दिस, ये उसका Cl एक और, ये दूसरे मॉलिक्यूल का एक और Cl और ये इसका Cl। अब ये क्या करेंगे, एल्यूमिनियम इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसके पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल है,
तो ये इसके लोन पेयर को अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में ओवरलैप कर लेगा, ये इसके लोन पेयर को अपने एक एम्प्टी ऑर्बिटल में ओवरलैप कर लेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जहां भी बनेगा वो एम्प्टी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ही होगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में ये ओवरलैप करेगा, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में ये ओवरलैप करेगा। तो फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? तो यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन था sp2, तीन ही बॉन्ड दिख रहे थे ना, लेकिन यहां पर एल्यूमिनियम के पास कितने बॉन्ड्स आ गए? तीन। तो अपन क्या बताएंगे? sp3। क्या बताएंगे अपन? sp3। तो gaseous state में it will be like this, but liquid or solid state में it exists as a dimer. In gaseous state it will remain as AlCl3, but in liquid or solid it will exist as a dimer. So in gaseous state it is sp2, but in liquid, in gaseous state, because gaseous का मतलब होगा हम इन मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे ना एनर्जी देके, तो ये सॉलिड किस में? लिक्विड में। और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। गैसेस हैव मैक्सिमम थर्मल एनर्जी। So in gaseous state it is sp2, but in liquid or liquid and solid it is sp3, जो डाइमर जैसे होगा। और यहां इसको बोलेंगे अपन sp2 जब होगा तो इसको अपन बोलते हैं एक ही मॉलिक्यूल होगा तो मोनोमर बोलते हैं अपन इसे। तो लिक्विड स्टेट में इट will exist as a dimer, but in gaseous state it will exist as a monomer. तो BCl3 do not form dimer, but AlCl3 forms a dimer. BCl3 इसलिए नहीं बनाता because उसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, AlCl3 इसलिए नहीं बनाता क्योंकि उसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। सो यहां पर जो स्ट्रक्चर बनाया ना अपन ने, वो स्ट्रक्चर ऐसे होगा, मतलब उसमें अब sp3 है तो वैसे भी अपन को पता है कि sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल फॉर्म होगा। इट इज लाइक दिस, बाहर की तरफ दो Cl है और एक एल्यूमिनियम एटम में दूसरा एक Cl ऐसे होगा। अब यहां भी अपन कहेंगे भाई एक ऐसे हो जाएगा और दो ऐसे हो जाएंगे एटम्स, है ना। एक अपन वहां भी बना देंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है ना, एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसे उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। सो अगर अपन बनाएंगे ना तो एक एल्यूमिनियम अपने पास ऐसे और एक एल्यूमिनियम अपने पास ऐसे है, तो थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, ऐसे हो जाएगा बॉन्ड, अरे ऐसा हो जाएगा, चलो चलेगा ऐसे। तो ऐसे का मतलब हो गया कि भाई ये चार जो है ना, एक दो ये बाहर वाले चार, ये वाले ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे और ये वाला इस वाले एल्यूमिनियम से बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और नीचे वाला इससे बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। तो इसका मतलब है कि ये बाहर वाले चार एल्यूमिनियम एक ही प्लेन में होंगे, वेजडेस फॉर्म, बोर्ड से परपेंडिकुलर ऐसे दिख रहे होंगे अपन को, और वो चार ऐसे दिख रहे होंगे, और ये वाला Cl ऐसे है एल्यूमिनियम से और ये नीचे की तरफ होगा एल्यूमिनियम से ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे है जबकि ये दोनों बॉन्ड ऐसे हैं। तो ये वाले दोनों क्लोरीन और ये वाला दोनों क्लोरीन बोर्ड से परपेंडिकुलर है और एक ही प्लेन में होगा, उसी प्लेन में एल्यूमिनियम भी होंगे, लेकिन ये एक ऊपर की तरफ ब्रिज बनाएगा और ये नीचे की तरफ ब्रिज बनाएगा। दैट इज हाउ द स्ट्रक्चर है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू मेक। तो उस टाइप से अपन को AlCl3 का स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर अपन बना सकते हैं, दैट इज नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी कैन से दैट इज, दूसरा स्ट्रक्चर अपन लिख सकते हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ B2H6, दैट इज बोरॉन हाइड्राइड। बोरॉन हाइड्राइड, बोरॉन हाइड्राइड इज B2H6 ऐसे। एक्चुअली मैं BH3 भी बना सकता था, लेकिन BH3 इज अनस्टेबल, सो इट गेट डाइमराइज। डाइमराइज होगा तो BH3 को होल ट्वाइस लिखना पड़ेगा, होल ट्वाइस मतलब B2H6 हो जाएगा।
तो अभी आपने तो BCl3 को स्टेबल बताया था, इसमें और इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? तो अपन कहेंगे देखो ये इसलिए स्टेबलाइज हो रहा था क्योंकि बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था। क्योंकि बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था। लेकिन अगर हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन के पास तो लोन पेयर नहीं होता ना, और ना ही कोई एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। एक ही ऑर्बिटल होता है, वो बॉन्ड बना लिया। तो इसका मतलब है बोरॉन हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बोरॉन का ऑक्टेट क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। तो बोरॉन हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अगर बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो ऑब्वियसली वो स्टेबलाइज करने के लिए कोई और बॉन्ड बना सकता है। तो चलो देखते हैं कैसे। B2H6 में बोरॉन विल बी लाइक दिस। इसमें ये ऐसे एक बॉन्ड होगा और बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, वो तो आपने बनाया ही था, और ये एक हाइड्रोजन आटम होगा। एक हाइड्रोजन अपन ऐसे बना देते हैं जैसे इसमें बनाया था। अब दूसरा बोरॉन होगा, इसमें एक हाइड्रोजन ऐसे हो गया, एक बोरॉन और ऐसे हो गया, एक हाइड्रोजन ऐसे हो गया, एक हाइड्रोजन ऐसे हो गया, जैसे इसमें बनाया था। भाई इसमें भी तो आपने ऐसे ही किया था, पहले ऐसे बनाया और उसके बाद आपने कहा था इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये ओवरलैप करेगा, इसके पास भी एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये ओवरलैप करेगा। एम्प्टी ऑर्बिटल है हमें कैसे पता? तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3s2p1। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि AlCl3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, तो भी एक p ऑर्बिटल खाली पड़ा होगा। अपन बोरॉन की बात करते हैं। भाई ये तो पक्का है कि यहां पर एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसके पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल है, लेकिन इसके पास लोन पेयर नहीं है ना। उधर तो लोन पेयर था तो बॉन्ड बना दिया मैंने। लेकिन इसके पास अगर लोन पेयर नहीं, अगर लोन पेयर होता तो इससे बॉन्ड बना देता, लोन पेयर होता तो इससे बॉन्ड बना देता और मेरा काम हो जाता। तो अब बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल तो है, लेकिन हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओगे कैसे? तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो B2H6 इज अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? नो डाउट अपन कहेंगे कि भाई यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, जो हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड बना ना, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, उससे बॉन्ड बनाया आपने। भाई इसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हमने ये लिख लिया। ये वाले इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन ने दिए ना, इधर वाले शेयर करके, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन ने दिया ना शेयर करके। इधर भी ऐसे ही होगा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये बोरॉन के इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन होगा। तो इधर एम्प्टी ऑर्बिटल में क्या होता है, B2H6 में ही ऐसा होगा। या जिन स्ट्रक्चर में बताऊंगा बस वहां पर, जिन मॉलिक्यूल में बताऊंगा बस वहां पर वैसे होगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ना, वही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में ओवरलैप कर लेगा। मतलब द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ BH बॉन्ड इज bonded electron of BH bond. इलेक्ट्रॉन ऑफ BH बॉन्ड, ये ब्रिज बोलते हैं अपन इसे, ब्रिज बिटवीन द टू बोरॉन एटम्स। सो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ BH बॉन्ड will overlap with empty orbital, with empty orbital, with empty orbital of other boron atom, बोरॉन एटम। मतलब इसका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में ओवरलैप कर रहा है, इसका भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में ओवरलैप करेगा। तो ये जो ऑर्बिटल मिक्सिंग है ना, इसको अपन ऐसे ही बता सकते हैं कि बोरॉन है, एक हाइड्रोजन ऐसे लिख लेते हैं, एक हाइड्रोजन ऐसे लिख लेते हैं, और अपन इसको ना फिर बोरॉन है, एक हाइड्रोजन इधर ना, हाइड्रोजन का एक बोरॉन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन,
एक इधर भी अपन ने लिखा भाई, इधर एक बोरॉन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाया, इधर भी बोरॉन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाया। ये इलेक्ट्रॉन है उस इस बॉन्ड के, ये इलेक्ट्रॉन्स है। इधर भी एक हाइड्रोजन एटम है और इधर भी एक हाइड्रोजन एटम है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस बॉन्ड के ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके साथ भी शेयर्ड है और इसके साथ भी शेयर्ड है। ये स्ट्रक्चर बनाया अपन ने। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इस बॉन्ड के, ये वाला डॉट वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इसके हाइड्रोजन के पास थे, वो इससे भी शेयर्ड है और इससे भी शेयर्ड है। वो बनाया अपन ने। तो ये ना एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो 3 एटम को बॉन्ड करके रखेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है 2 इलेक्ट्रॉन का जो 3 एटम को बॉन्डेड करके रखेगा। तो इसको अपन अच्छे से भी बना सकते हैं ऐसे बॉन्ड्स, मतलब तो उसको अपन जनरली ऐसे ही बोल देते हैं कि बोरॉन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन यहां रहा होगा, बोरॉन है और यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है। और एग्जैक्टली अपन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे दिखा सकते हैं। यहां भी अपन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा सकते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा सकते हैं। इसलिए कभी कभी हम बोरॉन के बीच में इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। बनाना बॉन्ड, वो बनाना जैसे दिख रहा है इसलिए उसको बनाना बॉन्ड भी बोल सकते हैं। अगेन थोड़ा सा मतलब अपन को ऐसे लग रहा है कि भाई देखो, आपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज किए और 3 न्यूक्लियस को, तीन एटम्स को बॉन्डेड किया है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन में। जबकि नॉर्मली क्या होता है, इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि अगर मुझे 2 एटम को बॉन्ड करना है ना, तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन यूज करने पड़ेंगे। हाउ कैन अ 3 एटम विल बी बॉन्डेड बाय द 2 इलेक्ट्रॉन्स? वो तभी पॉसिबल है जब मॉलिक्यूल का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और वो अनस्टेबल से स्टेबल बना, बिकॉज स्टेबिलिटी बढ़ेगी अगर तो एक्सोथर्मिक फिनोमेना होगा। किसी की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उसकी एनर्जी कम होगी। तो इस केस में क्या होगा बोरॉन एटम में कि भाई इसको स्टेबलाइज करने के लिए इसने अपना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर लिया। मतलब इसकी स्टेबिलिटी इतना कम था कि उसने अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी दूसरे बोरॉन एटम में डोनेट कर दिया। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूं, उनको सोचना नहीं है कि B2H6 में ऐसे बताना है अपन को। और B2H6 काफी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होगा, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई ऐसे होता है। तो यहां पर तो सिर्फ आपने 2 ही इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं और एटम को बॉन्ड किया है 3। हाँ, तो इसमें अपन लिखेंगे ना कि बोरॉन मॉलिक्यूल B2H6 मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन से आप 3 एटम को बॉन्ड करते हो, मतलब इस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो अपन से जनरली पूछते हैं कि बताओ ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन 3 एटम को बॉन्ड करेंगे, या 3 सेंटर्स 2 ही इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड है। 3 सेंटर मतलब न्यूक्लियस सेंटर, 3 एटम के न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड है। सो B2H6 में वी से दैट, यहां पर जैसे अपन ने लिखा ना कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डिंग द 3 न्यूक्लियस या 3 एटम्स, सो वी से दैट इट हैज 2, ये एक होगा और एक ये होगा, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है और 3 सेंटर को बॉन्डेड है। ये तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 सेंटर ही बॉन्डेड है ना, जनरली 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है ना, तो 2 ही एटम बॉन्डेड होते हैं। सो व्हाट वी राइट इज इट हैज 2 3 center 2 electron bonds as a bridge bond between the 2 boron atoms. ब्रिज बॉन्ड, ये बनाना बॉन्ड भी बोल सकते हैं अपन उसे। बनाना बॉन्ड बिटवीन 2 बोरॉन एटम्स, बिटवीन द 2 बोरॉन एटम्स। एक पॉइंट जो अपन ने ब्रिज के लिए लिखा। दूसरा पॉइंट अपन लिख सकते हैं इट हैज,
ये 4 टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लिख सकते हैं अपन, बाहर वाले ना BH बॉन्ड। 4 टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, BH बॉन्ड ना, वो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाएंगे। जो आउटर हाइड्रोजन एटम होंगे ना, ये वाले हाइड्रोजन एटम, दे लाई इन द सेम प्लेन, ये वाले हाइड्रोजन एटम। सो 4 आउटर वाले हाइड्रोजन एटम जो है ना, वो बाहर वाले ये वाले हाइड्रोजन एटम, वो चारों एक ही प्लेन में होंगे और दोनों बोरोन एटम भी उसी प्लेन में होंगे। द आउटर BH बॉन्ड, outer hydrogen atom lie in the same plane, in same plane, along with boron atom. But the bridgehead hydrogen atom are perpendicular to it. मतलब ये और ये अगर बोर्ड के प्लेन में है तो ये बोर्ड से ऊपर की तरफ होगा, वो बोर्ड से नीचे की तरफ होगा। मतलब these two hydrogen atom is perpendicular to the molecular plane, but bridge hydrogen atom is perpendicular to molecular plane, perpendicular to molecular plane। जो मॉलिक्यूलर प्लेन होगा उससे ये परपेंडिकुलर होंगे। तो इसमें अगर ये चारों, ये बोरोन एटम और ये चारों आउटर वाले एटम वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो फिर ये वाले उन सभी से परपेंडिकुलर होंगे, एक ऊपर की तरफ होगा एक नीचे की तरफ होगा, लाइक दैट। अब अपन बात करेंगे इधर का बॉन्डिंग एंगल और इधर का बॉन्डिंग एंगल, वो देखते हैं अपन क्या हो। अपन को एक बात अच्छे से पता है, जो यहां पर बॉन्ड बनाए ना अपन ने, वो कुछ ऐसे नहीं लग रहा कि आप मतलब बस फोर्सफुली कुछ बना रहे हो। भाई ये वाला पार्ट तो आपने पहली बार बताया मुझे, मतलब ऐसा भी हो सकता है, वरना आज तक तो हम यही पढ़ते थे भाई 2 एटम बॉन्ड करना है, कम से कम मिनिमम 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 एटम बॉन्डेड होंगे कोई भी 2 एटम। आज तो आप बता रहे हो कि 3 एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड हो सकते हैं। ऐसा सर B2H6 में पढ़ेंगे अपन, या फिर जो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, बाकी कहीं नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसा भी करना होगा। तो भाई नॉर्मल बॉन्ड तो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, एक बॉन्ड 2 एटम के बीच में। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन से 3 एटम को बॉन्डेड कर रहे हो तो ये एबनॉर्मल बॉन्ड हो गया। 3 एटम को बॉन्ड करोगे तो वो अच्छा बॉन्ड नहीं बनेगा, अच्छा ओवरलैपिंग नहीं होगा। और अगर अच्छा बॉन्ड नहीं बनेगा, अच्छा ओवरलैपिंग नहीं होगा तो वीक बॉन्ड होगा। वीक बॉन्ड मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो अगर मुझसे कोई ऐसे पूछेगा ए और बी दोनों में से बॉन्ड लेंथ बताओ, तो बॉन्ड लेंथ मैं बता सकता हूं भाई, बी तो बॉन्ड जो बनाया आपने वो अच्छा बॉन्ड नहीं है, रीजन आपने 2 इलेक्ट्रॉन से 3 एटम को बॉन्ड किया। ए अच्छा बॉन्ड है तो अच्छा ओवरलैपिंग भी होगा, तो बॉन्ड लेंथ बी का ज्यादा होगा ए से। अगर बॉन्ड लेंथ बी का ज्यादा होगा ए से, क्योंकि अच्छा ओवरलैपिंग नहीं होगा तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हुआ ना, अच्छा बस वो स्टेबलाइज होने के लिए ऐसे कर रहा है। देन बॉन्ड एंगल क्या बड़ा होगा, थीटा बड़ा होगा, थीटा 1 बड़ा होगा या 2 बड़ा होगा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल में कौन सा बॉन्ड एंगल बड़ा होगा, बॉन्ड एंगल कौन सा बड़ा होगा ये बताना है अपन को। तो अपन कहेंगे देखो हमें पहले से पता है कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अपन कहेंगे जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा उसका बॉन्ड एंगल छोटा होगा, मतलब इधर बॉन्ड लेंथ बड़े हैं तो बॉन्ड एंगल छोटा होगा, और इधर बॉन्ड लेंथ छोटे हैं तो बॉन्ड एंगल बड़ा होगा। सो बॉन्ड एंगल में θ1 इज ग्रेटर देन θ2, θ1 भी, बिकॉज ये बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो थीटा छोटा होगा।
सो दैट इज ऑलरेडी नोन टू अस कि भाई कैसे अपन बॉन्ड लेंथ बताएंगे. अदर एग्जांपल्स ये अभी नहीं पढ़ेंगे अपन, लेकिन आपको पता होना चाहिए. Which has 3 center 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स. दूसरे जो एग्जांपल है ना जिनमें अपन 3 center 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बता सकते हैं, दे आर बेरिलियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड. भाई सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए और अदर एटम, सेंट्रल एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए और अदर एटम के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए. अगर लोन पेयर होगा तो वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा ना, जैसे AlCl3 में था. Al2CH3 6 एल्यूमिनियम हाइड्राइड है. सो ये वो मॉलिक्यूल है जिनमें मतलब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे. और B2H6 तो है ही, वो तो पढ़ ही रहे हैं. तो कभी कभी अपन से एग्जाम में पूछ लेता है कि बताओ कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन सकता है, तो बता सकते हैं. सो दिस इज अबाउट द 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स. और B2H6 काफी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है, इसलिए मैंने उसके काफी सारे स्ट्रक्चर्स भी बना के दिखा है और आपको बताया भी सारा पार्ट. दूसरा अपन पढ़ सकते हैं द स्ट्रक्चर प्राइमरी SO3 ना, तो S3O9. वैसे मैं ये आपको पढ़ा चुका हूं. इज अ प्राइमर ऑफ SO3 ऑफ SO3. अब अगर SO3 को होल्थराइज करोगे तो यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर. तो अपन कहेंगे ये तो ऑक्साइड है, इसमें तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं. मैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके ही बता दूंगा कि इसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड है या नहीं है. +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब है सभी सल्फर एटम के बीच में एक ऑक्सीजन होगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्साइड बॉन्ड. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, ये सल्फर हो गया, 1 सल्फर 2 सल्फर 3 सल्फर. इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में भी ऑक्सीजन हो गया. अभी सभी सल्फर बिटवीन ईच सल्फर एटम. तो अपन ऐसे कर सकते हैं, ये लो भाई स्ट्रक्चर बन गया. क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर अपने पास नॉर्मल मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर आ रहा है तो ना तो वहां लोन पेयर होगा और ना ही वहां सल्फर सल्फर बॉन्ड होगा. द स्ट्रक्चर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. मैंने शायद B2H6 में अपन ने हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछा है ना. सो यहां पर मैं लिख देता हूं एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. क्योंकि हर एक बोरॉन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे थे, कितने बॉन्ड दिख रहे थे अपने पास, 4. तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ B2H6 जो होगा sp3 होगा. शायद मैंने हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखा था, तो आप उसमें B2H6 जहां स्ट्रक्चर बनाया ना वहीं बोरॉन के पास लिख दो. बोरॉन के पास ही लिख दो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है बोरॉन का. हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी sp3, क्योंकि अपन किसी भी सल्फर एटम के अराउंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेंगे तो विल गेट द हाइब्रिडाइजेशन. अब अपन ने काफी सारे स्ट्रक्चर्स बनाए थे. फास्फोरस में अगर मैं ऐसे लिखता हूं P2O3, तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +3 है. तो फिर यहां पर p बॉन्ड होगा क्या, क्योंकि नॉर्मल से कम है ये, तो अपन कहेंगे यहां पर p बॉन्ड नहीं होगा. क्योंकि फास्फोरस में आपने बताया था कि पहले हमेशा इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट पीओ बॉन्ड बनेंगे. तो यहां पर pp बॉन्ड नहीं होगा. इट डू नॉट हैव
pp bond, because in phosphorus first pop bond will formed, pop bond will formed, bond will form irrespective of the oxidation state, will form irrespective of the oxidation state, of the oxidation state. So irrespective of the oxidation state, the pop bond will be formed. तो फिर यहां पर स्ट्रक्चर अपन लिखेंगे भाई पी ओ पी, है ना, और अब दो ऑक्सीजन बचे हुए हैं तो अपन ऐसे लिख लेते हैं भाई, एक लोन पेयर होगा इसमें, इधर भी दो ऑक्सीजन है और एक लोन पेयर होगा इसमें, ये लो भाई हो गया। ईच फास्फोरस एटम हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना देते हैं और एक लोन पेयर रख लेते हैं। दिस विल बी sp2 hybridized, राइट। अब इन ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ, यहां पर अपन एक ऐसे नोट करके लिख लेते हैं, इन ऑल मॉलिक्यूल ऑफ, क्योंकि फास्फोरस या तो 3 बॉन्ड बनाता है या फिर 5 बॉन्ड बनाता है, एक या 2 बॉन्ड नहीं बनाएगा। इन ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरस, इन ऑल द मॉलिक्यूल्स मतलब अपन बात कर रहे हैं एसिड्स और ऑक्सी एसिड्स, एसिड्स और ऑक्साइड्स, देयर इज POP bond, right? There is POP bond, except फास्फोरस में एक ही ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें PP बॉन्ड बन सकते हैं, except in an acid called hypophosphoric acid, hypophosphoric acid, except in a hypophosphoric acid. हाइपोफॉस्फोरिक एसिड ही एक ऐसा एसिड है जिसमें अपन उसका PP बॉन्ड बना सकते हैं। So the hypophosphoric acid is H4P2O, that is will be right, hypophosphoric acid, so it will be that is P double bond O, 4 OH हो जाएंगे उससे, 1 2 3, तो हर एक फास्फोरस के पास 3 6 हो जाएगा। मैं उसका स्ट्रक्चर भी लिखूंगा ना, इसलिए मैं बता रहा हूं। अपन इसमें PP बॉन्ड बनाएंगे और 4 OH मतलब 2 OH सभी फास्फोरस से बनाएंगे अपन, OH लिख लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक डबल बॉन्ड बनेगा। ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरस का यही एक मॉलिक्यूल है जिसमें PP बॉन्ड बन सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि फास्फोरस ना या तो 3 बॉन्ड बनाएगा या फिर 5 बॉन्ड बनाएगा, तो 3 या 5 बॉन्ड बनाने के लिए कोई स्ट्रक्चर बना ले तभी पॉसिबल है, नहीं तो PP बॉन्ड कभी नहीं बनेगा। जैसे मान लो इसमें अपन P2O2 कर दें तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो देखते हैं, कोई मॉलिक्यूल पढ़ के देखते हैं कि कैसे। तो सपोज मेरे पास एक तो फास्फोरिक एसिड, मैंने एसिड्स लिखा है और ऑक्साइड्स लिखा हुआ है ना, तो अपन कभी कभी अपन से पूछ लेते हैं भाई विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव PP बॉन्ड, तो अपन को पता रहता है कि बस सर ने तो हमको बताया PP बॉन्ड होता ही नहीं, तो ठीक है, बिल्कुल अपन को पता होना चाहिए कि PP बॉन्ड बनता ही नहीं। एक ही ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें मतलब PP बॉन्ड बनता है और वो है
हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। एक और बात, अपन एक तब लगाते हैं जब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो इसमें ना 12th है, इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, फिर भी यहां पर अपने पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, फिर भी एक लगा रहे हैं अपन। जैसे सल्फ्यूरिक +6 होगा, फॉस्फोरिक +5 होगा। मतलब जब भी अपन एक लिखते हैं, मैंने BIN में बताया आपको, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इसमें नहीं है, ये हाइपो भी तो लगा हुआ है इसमें, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब जैसे मैं बात कर रहा था ना पीपी बॉन्ड के लिए, तो कभी कभी क्या होगा कि भाई अदर एटम इतना कम है कि मुझे 3 या 5 बॉन्ड बनाने के लिए फास्फोरस फास्फोरस में बॉन्ड बनाना ही पड़ा। 5 बॉन्ड बनाने के लिए फास्फोरस फास्फोरस में बॉन्ड बनाना ही पड़ा, है ना। अगर अपन को 5 बॉन्ड बनाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 बॉन्ड बनाने के लिए आपको पीपी बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा। तो लाइक दैट इफ वी हैव टू राइट, चलो देखते हैं क्या होता है। मैं एक दूसरा एग्जांपल लिख लेता हूं। जैसे मुझे गिवन है P4S3। अब क्या करोगे, यहां तो फास्फोरस का नंबर ज्यादा है और सल्फर कम, मतलब फास्फोरस ज्यादा है तो पीपी तो बना ही नहीं सकता मैं। तो अपन क्या करेंगे, देखो भाई, पी एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये मैच बॉक्स में जो इग्नाइट करने के लिए कंपाउंड होता है ना, साइड में जो लगा होता है, वो यही कंपाउंड होता है फास्फोरस का, जो मैच बॉक्स में यूज होता है। जो इग्नाइट करने के लिए अपन यूज करते हैं ना, वो यही होता है कंपाउंड। सो यूज्ड इन द मैच बॉक्स फॉर इग्निशन। इसलिए ये काफी पूछ भी लेते हैं अपन से। तो अपन कहेंगे अच्छा देखो भाई, सल्फर और ऑक्सीजन एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। बाद में ऑक्सीजन को हटा के अपन सल्फर लिख देंगे। कंपाउंड से डरेंगे तो नहीं ना कि सर ने हमें बताया नहीं वो। तो अपन क्या कहेंगे, एक बात मुझे पता है, सर ने कहा था एक ही एक्सेप्शन होता है जिसमें पीपी बॉन्ड बन सकता है, वरना हमेशा पहले क्या बनता है, पीओपीओ बॉन्ड बनता है। तो मैं तो पीओपीओ बॉन्ड ही बनाऊंगा भाई। पी ओ पी ओ पी ओ पी बन गया बॉन्ड। भाई ऑक्सीजन की जगह अपन सल्फर रख देंगे। अब हमको अच्छे से पता है फास्फोरस कभी भी 2 बॉन्ड नहीं बनाता, ना ही 1 बॉन्ड बनाएगा, ना ही 4 बॉन्ड बनाएगा। फास्फोरस या तो 3 बॉन्ड बनाएगा या फिर 5 बॉन्ड बनाएगा। हमें कैसे पता चलेगा ऐसे, तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो ना, 2s2p6 3s2p3। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे अपन तो ऐसे है, ये डी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। मैंने आपसे कहा इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है शेयरिंग से, अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे PCl3 होता, तो अपन ने पढ़ा भी है भाई PCl3 में कि द हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस इन द ग्राउंड स्टेट। कोई अपन को उसको एक्साइट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, +3 है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। अब अगर PCl5 है तो अपन कहेंगे PCl5 है, इसमें तो +5 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे तो 3 बॉन्ड बना सकता है। अगर मैं इसको भी अनपेयर्ड बनाऊंगा तो फिर 5 अनपेयर्ड हो जाएंगे, तो कितने बॉन्ड बनने चाहिए, 5। इसलिए अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि इट कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स और 5 बॉन्ड्स। 3 बॉन्ड होगा तो ग्राउंड स्टेट में ही हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और अगर एक्साइटेड स्टेट होगा तो sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन होगा। इधर लेके जाएंगे तो फिर 5 बॉन्ड बनेंगे, sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसका हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल, क्योंकि एक लोन पेयर होगा और 3 बॉन्ड होंगे। द लोन पेयर इज अ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जो लोन पेयर होता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है। हम बॉन्ड एंगल की वजह से उसे sp3 लिखते हैं।
क्योंकि बॉन्डिंग विल बी नियरली 109.28 मिनट्स। ठीक है, अपन क्या करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अपन इसको हटाते हैं, ये तो अपन को पता है। चलो भाई ठीक है, पहले आपने बता रखा है हमें, सिर्फ मैंने तो आपको इसलिए बोला कि भाई आप बार बार बोल रहे हो कि फास्फोरस या तो 3 बॉन्ड बनाएगा या 5 बॉन्ड बनाएगा, बता तो दो ऐसा क्यों। तो हम बाकी में भी कैलकुलेट कर लेंगे अपने आप कि कौन कितने बॉन्ड बना सकता है, मैं चेक कर लूंगा। अब इसमें क्या होगा ना, इसके 2 बॉन्ड है, इसके 2 बॉन्ड है, इस फास्फोरस से एक ही बॉन्ड है, तो इसमें पीपी बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन पहले मैंने पीओ पीओ बॉन्ड ही बनाए, लेकिन सिंस ऑक्सीजन सारा खत्म हो गया ना, ऑक्सीजन नहीं है ना अपने पास, अब ऑक्सीजन नहीं है तो कैसे बनाऊं उनके 3 बॉन्ड्स। तो मैं क्या करूंगा, एक पीपी बॉन्ड इन दोनों के बीच में बना दूंगा, एक पीपी बॉन्ड इन दोनों के बीच में बना दूंगा, और एक पीपी बॉन्ड इन दोनों के बीच में बना दूंगा। 3 पीपी बॉन्ड भी बना दूंगा मैं। अब हर एक फास्फोरस से 3 बॉन्ड बन गए, इससे भी 3 बॉन्ड बन गए, इससे भी 3 बॉन्ड बन गया, इससे भी 3 बॉन्ड बन गया, और हर एक से पीपी बॉन्ड बन गए। पीपी बॉन्ड नहीं बनाता मैं, बनाना क्यों पड़ा, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थे ना। ऑक्सीजन होते तो मैं ऑक्सीजन को ही रखता दोनों पी के बीच में, बिकॉज आपने बताया कि पहले वो पीओ पीओ बॉन्ड ही बनाऊंगा। अब इसका स्ट्रक्चर डिसाइड कर देते हैं, तो इसके स्ट्रक्चर में अपन क्या करेंगे भाई, अपन को पता है 3 पीपी बॉन्ड बनेंगे और 4 फास्फोरस है, तो मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसे लिख लेता हूं। अब याद भी रखना आप उसको ऐसे, एक फास्फोरस लिखते हैं अपन, यहां पर स्ट्रक्चर बना देते हैं भाई, एक फास्फोरस, दूसरा फास्फोरस, थर्ड फास्फोरस एंड फोर्थ फास्फोरस। तो इनके बीच में मैं बॉन्ड बना देता हूं, ये 3 पीपी बॉन्ड हो गए अपने। और हर एक फास्फोरस के बीच में अब एक सल्फर लगा दो आप, ऐसे बना दो आप, ये इसका स्ट्रक्चर। हर एक फास्फोरस 3 बॉन्डेड है और एक लोन पेयर है, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। ये भी लोन पेयर है, 3 बॉन्ड है और एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड है और एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड है और एक लोन पेयर। तो इधर मैंने ना P4O3 में ऑक्सीजन होता, अपन ने सल्फर को डाल दिया ऑक्सीजन की जगह, तो उसका स्ट्रक्चर हो गया। अगर सल्फर की जगह ऑक्सीजन लिखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो P4S3 का स्ट्रक्चर अपन से बता सकते हैं। ठीक है, सो ईच फास्फोरस एटम इज इन टेट्राहेड्रल शेप, ईच फास्फोरस एटम विल बी इन टेट्राहेड्रल शेप। तो फास्फोरस में आप ध्यान रखना, क्योंकि अपन से अगर फास्फोरस का कोई क्वेश्चन आएगा इसको जरूर पूछेंगे, क्योंकि यही एक मॉलिक्यूल है जिसमें पीपी बॉन्ड बनता है। अदरवाइज पीपी बॉन्ड तभी पॉसिबल है जब फास्फोरस का नंबर ज्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का नंबर कम है, क्योंकि फास्फोरस या तो 3 बॉन्ड बनाएगा या फिर 5। So like that we can write. Next we can say that is structure of the compound. We can write like that is another structure. I think it is 8th structure. तो I2Cl6 इसमें भी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, एक I और एक Cl, एक Cl, दूसरा Cl, इधर एक Cl, इधर I, तो अपन कहेंगे ये लोन पेयर से इधर, और अपन ऐसे बना सकते हैं, ये Cl, ये Cl, इधर भी Cl ऐसे होगा, ये भी Cl ऐसे होगा। एक्चुअली पहले देख लेते हैं आपने क्या किया। मुझे आयोडीन के पास ना, आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, लिखा अपन ने, 3 क्लोरीन से अटैच्ड है, 2 लोन पेयर, 5 हो गए। तो इसको बनाना चाहिए sp3d स्ट्रक्चर, 5 बॉन्ड है ना, लेकिन I2Cl6 sp3d2 स्ट्रक्चर कैसे भाई, ये ना Cl दूसरे एटम से भी बॉन्डेड होगा, जैसे 3 Cl थे लेकिन आपने 4th कोऑर्डिनेट बॉन्ड से उसको बॉन्ड कर रखा है, तो अपन क्या करते हैं, इसको दूसरे एटम्स को ऐसे बना देते हैं भाई, इनमें से कोई एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर ये है तो दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये है,
ये आयोडीन के 4 इलेक्ट्रॉन, 4, ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए और 4 ऐसे हो जाएंगे, 2 इधर है और 2 इधर है, 2 लोन, एक लोन पेयर इधर होगा और एक लोन पेयर इधर होगा। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें क्लोजली तो क्या मिलेगा हमको? ये ना स्क्वायर प्लेनर, ऊपर नीचे लोन पेयर, बाइपोलर। लेकिन इधर एटम नहीं है, इसलिए शेप हम क्या लिखेंगे इसको? स्क्वायर प्लेनर। तो ये ना स्क्वायर प्लेनर शेप होगा। अगर हम स्क्वायर प्लेनर लिखेंगे इसका मतलब ऑल द एटम्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन। sp3d2 है एंड ऑल एटम्स लाइज इन द सेम प्लेन, लाइज इन सेम प्लेन। सो इसमें सारे एटम जो है वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे। इट इज लाइक दिस, all the atoms will lie in the same plane. So this is how the structure of I2Cl6 is. तो I2Cl6 लिख लिया अपन ने, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपन पढ़ सकते हैं थोड़ा सा, दैट विल बी, थोड़े ज्यादा कंपाउंड्स होंगे लेकिन अपन ने एक साथ पढ़ सकते हैं। दैट इज विल राइट द सिलिकेट्स। अपन सिलिकेट की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, पहले एक और पढ़ लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड इज SiO2। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें मुझे पता है क्या होता है भाई, जैसे कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, एक ही ग्रुप में लाई करता है। तो जैसे CO2 का स्ट्रक्चर होगा वैसे इसका स्ट्रक्चर बना देंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड between Si and O is not possible. So भाई इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड में तो ऐसे बनाते थे अपन, तो Si में भी ऐसे बना देते हैं अपन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। So it cannot have same structure as of CO2। तो ये CO2 के जैसे स्ट्रक्चर नहीं हो सकता इसका। अगर पाई बॉन्ड नहीं बनेगा तो इसका CO2 के जैसे स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो फिर क्या करें अगर CO2 के जैसे स्ट्रक्चर नहीं होगा? तो फिर अपन लिखेंगे अगर इसका स्ट्रक्चर CO2 के जैसे नहीं होगा तो विल राइट लाइक दिस, it exists as in a 8-membered cyclic ring, with sp2 hybridized, with sp3, not sp2, sp3 hybridization। तो चलो देखते हैं कैसे। each silicon atom is surrounded by one oxygen atom। तो ये ना स्ट्रक्चर ऐसे होगा, द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। 2 सिलिकॉन एटम के बीच में एक ऑक्सीजन होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर हाउ इट एग्जिस्ट, ऐसे एग्जिस्ट करेगा। सो वी कैन से लाइक दिस, ये 8 मेंबर्ड रिंग है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, but the hybridization of this will be 4 sigma bond है ना इसके अराउंड, that's why sp3। so each silicon atom
is surrounded by 4 sigma bonds. So sp3 hybridization. So जनरली अपन को SiO2 दिखेगा, अपन सोचेंगे CO2 जैसे है, चलो लीनियर स्ट्रक्चर बता देते हैं, बट इट इज नॉट लीनियर, राइट? इट विल बी टेट्राहेड्रल शेप. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स ना जिनमें मतलब हमें दिख रहा कुछ और है, होता कुछ और है, उनको हम इंपॉर्टेंट कंपाउंड में पढ़ रहे हैं. Now we'll write silicates. तो हम क्या करेंगे, SiO2 is silicon oxide. इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं भाई, इट फॉर्म H4SiO4. This is called silicic acid. This is called silicic acid. This is called silicic acid. And if the hydrogen atom is replaced by metals, if the hydrogen atom is replaced by metals, then we can say that it is silicates. So it gives 4H plus I plus SiO4 4 negative I. That is the smallest unit of silicates. Smallest unit of silicates. वो सिलिकेट का स्मॉलेस्ट यूनिट है. इसको मैं सिलिसिक एसिड भी बोल सकता हूं या फिर ऑर्थोसिलिसिक एसिड भी बोल सकते हैं. तो फिर प्रोटॉन को रिमूव करने के बाद मैं उसको ऑर्थोसिलिकेट भी बोल सकता हूं. जैसे नॉर्मल एसिड होता है ना, उसमें ऑर्थो वर्ड यूज कर लेते हैं अपन, मैंने आपको पहले ही बताया BIN में. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड भी वही होता है. फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, तो ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड भी वही होता है. तो टाइप्स ऑफ सिलिकेट में वी कैन राइट दैट the smallest unit of silicates of all the silicates is SiO4 4 negative, which is sp3 hybridized, tetrahedral shape. sp3 hybridized होगा और उसका tetrahedral shape होगा. So we'll say that which is sp3 hybridized and is tetrahedral in shape. So we can say that types of silicate में एक होता है ऑर्थोसिलिकेट. तो ऑर्थोसिलिकेट का मतलब हो गया, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ऑर्थोसिलिकेट की बात करोगे तो हम स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करेंगे ऑर्थोसिलिकेट, दैट इज SiO4. तो जो ऑर्थोसिलिकेट होता है दैट इज SiO4 4 नेगेटिव. इन सिलिकेट्स the negative charge is generally neutralized by the negative charge is neutralized by alkali metals, alkali or alkaline earth metals, and when these silicates are mixed with other metal oxides, it forms different form of stones. They are called silicones, the silicate stones. जैसे बोरोसिल होता है, that is a borosilicate, it has a boron on that, B2O3 भी मिक्स होगा. अल्ट्रामेरीन्स होता है, the hard stones, जितना ज्यादा silicates में अलग hard stone, quartz is a silicates.
सो सिलिकेट के एग्जांपल में अपन क्वार्ट्ज लिख सकते हैं, अल्ट्रामैरिन लिख सकते हैं, बोरोसिल लिख सकते हैं, दे ऑल आर द सिलिकेट्स। अभी अपन sp3 एविडेंस लिखेंगे तो नाउ विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोसिलिकेट। तो ऑर्थोसिलिकेट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो ऑर्थोसिलिकेट तो SiO4 4 नेगेटिव है ना, तो अपन कहेंगे ठीक है, इसमें एक सिलिकॉन होगा और 4 ऑक्सीजन आटम होंगे। ये 4 ऑक्सीजन आटम लिख लो। तो एक ऑक्सीजन इधर होगा, एक ऑक्सीजन इधर होगा, एक ऑक्सीजन इधर होगा। और वैसे भी ऑक्साइड में अपन को पता है कैसे लिखते हैं स्ट्रक्चर, जितने नेगेटिव चार्ज होंगे ऑक्साइड पे उतना ही उस पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होगा। तो एक ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा और इस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा। और ये बॉन्ड एंगल जो होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपने sp3 कहा है तो 109.28 मिनट्स होगा। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अब अपन क्या करेंगे, ये जो सिलिकॉन है ना, पता है कि भाई ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, दे विल फॉर्म अ ट्रायंगल, दे कैन फॉर्म अ ट्रायंगल। और टेट्राहेड्रल शेप जैसे होता है, टेट्राहेड्रल शेप अपन को पता है कैसे होता है भाई, 3 एटम होते हैं ऐसे एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये 3 ऑक्सीजन एटम एक ही प्लेन में हो गए और ये 4th ऑक्सीजन एटम ऊपर हो गया और सेंटर में क्या हो जाएगा अपने पास, सेंटर में अपन बता देंगे इट विल बी द सिलिकॉन। तो ये 3 ऑक्सीजन एटम हो गए जिससे मैंने वो ट्रायंगल जैसे बना दिया। और फिर मैंने आपसे कहा कि इसको अगर इससे ज्वाइन करेंगे तो एक टेट्राहेड्रॉन बनेगा, ज्वाइन करेंगे तो विल गेट ट्रायंगुलर टेट्राहेड्रॉन ना, वो 4 फेस होंगे, दैट्स व्हाई तभी तो उसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि उसके फेस 4 है। ऑक्टाहेड्रल के 8 फेस होंगे। तो अपने पास ऐसे गिवन है। अब ना जो सिलिकेट का स्ट्रक्चर में बनाऊंगा ना, वो कैसे बनाऊंगा देखते हैं। मैं ना हर एक सिलिकेट के स्ट्रक्चर को ऊपर से देख के उसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, यहां से देख के। मैं चाहता हूं कि मैं यहां से ऐसे देखूं, इससे ऊपर वाले एटम से देखूं। अगर ऊपर वाला ऑक्सीजन एटम देखूंगा तो फिर मुझे सिलिकॉन नहीं दिखेगा, मुझे ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा। भाई मुझे नीचे ऐसे ऊपर से देखूंगा तो क्या होगा, ये दिखेगा, इसके नीचे सिलिकॉन नहीं दिखेगा और ये 3 ऑक्सीजन एटम दिखेंगे जो ट्रायंगल में होंगे। तो मैंने उसको ऐसे देख लिया कि भाई अगर ऐसे देखूंगा तो इसके पीछे वाला सिलिकॉन नहीं दिखेगा ना, लेकिन वहां सिलिकॉन है ये मुझे पता है। तो जो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा इट विल बी लाइक दिस। सपोज मैं इसके स्ट्रक्चर को ऐसे बनाऊंगा, मुझे 3 ऑक्सीजन एटम दिखेंगे और एक ऑक्सीजन एटम बीच में दिखेगा मुझे ऐसे। मुझे 3 ऑक्सीजन एटम दिखेंगे, एक ऑक्सीजन एटम बीच में दिखेगा ऐसे। इधर ये बॉन्ड नहीं है कोई, इनके बीच में आपस में कोई बॉन्ड नहीं होता है, इनके बीच में थोड़ी बॉन्ड होता है। ये सारे के सारे ऑक्सीजन एटम किससे अटैच्ड होते हैं, सिलिकॉन से। और सिलिकॉन कहां होता है, इसके नीचे। मैं उसमें डॉट से बना देता हूं सिलिकॉन। ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये सिलिकॉन के साथ है बॉन्ड, क्योंकि 3 एटम ऑक्सीजन दिखेंगे मुझे और ये ऑक्सीजन एटम ऊपर होना चाहिए और बीच में सिलिकॉन होना चाहिए। अपन को पता है बीच में सिलिकॉन होगा, ये ऊपर होगा ऐसे। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। मैं ऊपर से देखना चाहता हूं अभी इस स्ट्रक्चर को, जो बनाएंगे ना अपन वो ऊपर से देख के बनाएंगे। और अंडरस्टूड होगा कि ये आपस में ऐसे ना एक ही प्लेन में होने की वजह से मैं ऐसे बॉन्ड बना दूंगा इनके बीच में, बट वहां बॉन्ड नहीं है। अपन को पता है ये आपस में बॉन्डेड थोड़ी होते हैं, ये तो आपने सिर्फ दिखाया है वैसे बनाने के लिए कि टेट्राहेड्रल बना रहे हैं। इनके बीच में आपस में बॉन्ड नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इसको ना ऐसे बना लेंगे कि भाई एक सिलिकेट यूनिट अपन को ऐसे दिखेगा और हर एक ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो सिलिकेट यूनिट को आपको ऐसे पढ़ना होगा। तो अपन कहेंगे जो ऐसे सर्कल है वो इज ऑक्सीजन एटम और जो ऐसे है वो सिलिकॉन एटम है। ऐसे अपन बता देंगे स्ट्रक्चर में।
तो जो ऑर्थोसिलिकेट होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, इट इज टेट्राहेड्रल, और द 3 ऑक्सीजन एटम ना अपन इसमें बता सकते हैं। आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया अपन को क्या करना है। सभी ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज है। दूसरा टाइप का सिलिकेट जो होगा दैट विल बी पायरोसिलिकेट। हमको पायरो वर्ड का मीनिंग पता है क्या होता है। द मीनिंग ऑफ पायरो वर्ड इज, क्या लिखते हैं अपन कि भाई पायरो मतलब हीटिंग होता है। अपन ने पायरो सल्फ्यूरिक एसिड लिखा। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड में अपन ने क्या किया था, H2SO4 लिया था, इसको ट्वाइस करके वाटर रिमूव कर दिया था, H2S2O7 बच गया था। सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो ठीक है ना, हमें क्या फर्क पड़ेगा, आप सिलिकेट कर दो। सिलिसिक एसिड, पायरोसिलिसिक एसिड। पायरोसिलिसिक एसिड में क्या होगा, H6SiO2 और ये 8 हो रहा था, O7 कर दो, लो बन गया। तो आप सिलिसिक एसिड को क्या किया होगा, ऐसे रहा होगा एक सिलिसिक एसिड, ये एक सिलिसिक एसिड है। दो सिलिसिक एसिड लिए तो आपने दो बना लिए होंगे ऐसे। और पायरो के लिए आपने वाटर हटाया तो लो हटा दिया वाटर, तो यहां पर एक SiO बॉन्ड बन जाएगा, मतलब इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो ऐसे होगा। ये पायरोसिलिसिक एसिड का स्ट्रक्चर है, पायरो एसिड। तो जो पायरो एसिड होगा ना, ये दिस कैन गिव 6H प्लस आइन प्लस SiO7 6 नेगेटिव आइन, ये इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये 6 OH बॉन्ड है ना, तो सारे हाइड्रोजन निकाल सकता हूं मैं। जो भी हाइड्रोजन H ऑक्सीजन से अटैच होगा वो एसिडिक होगा। चलो बना देते हैं। ये sp3, ये भी sp3, मतलब ये भी sp3, ये भी sp3। इसमें ना एक ऑक्सीजन ऐसा होगा जो, एक ऑक्सीजन ऐसा होगा जो दूसरे सिलिकॉन से भी अटैच्ड होगा। बना देते हैं, दिस इज पायरोसिलिसिक एसिड। ये पायरोसिलिसिक एसिड का स्ट्रक्चर होगा। ये सिलिकॉन है, ये एक यूनिट था, ये दूसरा यूनिट हो गया। बीच में एक ऑक्सीजन है जो दोनों सिलिकॉन को बॉन्डेड करेगा, और ये वाला सिलिकॉन, दोनों सिलिकॉन के बीच में एक ऑक्सीजन एटम। ये ऑक्सीजन एटम जो होंगे ना, ये थोड़े ऊपर होंगे क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना। ये ऑक्सीजन बीच वाले जिनमें सिलिकॉन लिखा है वो ऊपर होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए। अब ये वाला ऑक्सीजन एटम दो सिलिकॉन से बॉन्डेड है, मतलब ये बीच वाला ऑक्सीजन एटम जो डॉट बॉन्ड है ना, ये डॉट से अटैच्ड है, और ये ऑक्सीजन जो है वो थोड़े ऊपर होते हैं, तो ये ऑक्सीजन एटम सिलिकॉन से अटैच्ड है। यहां पर 6 ऑक्सीजन एटम ऐसे होंगे जो हाइड्रोजन से अटैच थे, तो उन 6 ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा। जो बीच वाला ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से अटैच नहीं है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोसिलिकेट्स। ये स्ट्रक्चर होगा आपका पायरोसिलिकेट का। दूसरा चेक करते हैं, लीनियर सिलिकेट्स। अब इसको देख के मैं एक बात और पता चल गया, जो ऑक्सीजन एटम दो सिलिकॉन एटम से अटैच्ड होगा, ये हमारे लिए एक ये ट्राइंगल जैसे हो गया है, एक ट्राइंगल जैसे बनेगा है। अगर कोई ऑक्सीजन एटम दो ट्राइंगल में शेयर्ड है, अपन ऐसे बोल देंगे मतलब इजी करने के लिए, कि अगर कोई ऑक्सीजन एटम दो ट्राइंगल में शेयर्ड है तो फिर उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। कोई भी ऑक्सीजन एटम अगर एक से ज्यादा ट्राइंगल में शेयर्ड है तो उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो दो सिलिकॉन एटम के बीच में रहा होगा। लीनियर स्ट्रक्चर या लीनियर सिलिकेट
अगर लीनियर सिलिकेट की बात करेंगे तो ठीक है, विल हैव लाइक दिस। अब अपन यही बना लेते हैं, क्योंकि एसिड वगैरह बहुत सारे नहीं बनाएंगे अपन। लीनियर में क्या होगा, आप और ऐड कर लोगे इसमें, फिर वाटर हटा दोगे दूसरे यूनिट से, फिर वाटर हटाते जाओगे, तो लीनियरली बन जाएंगे। तो लीनियर सिलिकेट का स्ट्रक्चर कैसे बताओगे वो देख लो आप। अब ये तो अपन ने वो बताया है। लीनियर सिलिकेट के लिए आप ऐसे बना देना, अब ऐसे बना लो। स्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी है, इसलिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। लीनियर सिलिकेट्स आप एक ऐसे बना लो, एक ट्रायंगल एक तरफ बना दो, दूसरा ट्रायंगल दूसरी तरफ बना दो, फिर ट्रायंगल दूसरी तरफ बना दो, फिर ट्रायंगल दूसरी तरफ बना दो, ऐसे लीनियरली पूरा बनाते रहना। अब जो ट्रायंगल पूरा कंप्लीट करते हैं उसको कंप्लीट कर देते हैं। अपन को पता है क्या है वो, जो डॉट लिख रहे हो वो भी पता है अपन को क्या है। ऐसे लिखोगे आप। तो अब लीनियर में अपन कहेंगे भाई इसमें तो नेगेटिव चार्ज, तो अपन कहेंगे ये तो इसमें भी शेड है इसमें भी शेड है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, 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 इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। ये दूसरे से शेड होगा ऐसे, ये भी दूसरे से शेड होगा ऐसे। अगर अपन कहेंगे ठीक है मेरे पास ये लीनियर सिलिकेट से लीनियर पूरा बना देंगे, इसका फॉर्मूला लिखो क्या होगा। सिर्फ इतने पार्ट का फॉर्मूला लिखो कितना होगा, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई इतने पार्ट का फॉर्मूला लिखना है, अगर ये लीनियर सिलिकेट इसका फॉर्मूला बनाना है अपन को, तो फॉर्मूला जो होगा ना इसका, वो अपन ऐसे लिखेंगे, लीनियर सिलिकेट का फॉर्मूला। सिलिकॉन मुझे 3 दिख रहे हैं। अब ऑप्शन की बात करनी है। ऑप्शन 1 2 3 4, 4 प्लस 6 10 हो गए। 4 प्लस 6 10 हो गए। तो अपन कहेंगे देखो, अगर आपको सिर्फ इतने यूनिट का लिखना है तो उनको हटाओ, इन पे नेगेटिव चार्ज लिखोगे, इन पे नेगेटिव चार्ज लिखो। फिर अगर सिर्फ इतने का लिखना है, और अगर लीनियर पॉलीमर का लिखना है क्योंकि ये पॉलीमरिक होगा, तो फिर मैं इन पे नेगेटिव चार्ज काउंट नहीं करूंगा। अगर पॉलीमर के लिए लिखना है तो फिर कितने नेगेटिव चार्ज है, 2 4 6, 6 नेगेटिव चार्ज है। और ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन हो जाएंगे 1 2 3 4, ऐसे कर लेते हैं 1 2 3 4 और 2 2 और 2 6, 4 प्लस 2 6 10। तो मैं इसको 9 लिख देता हूं। 9 क्यों, आपने तो 10 काउंट किए थे। हाँ तो लीनियर पॉलीमर है ना, हमें ये नहीं पता कि इस तरफ चेन कितना है उस तरफ चेन कितना है, तो किसी एक पॉइंट को ही मैं फिक्स मान सकता हूं कि यहां से शुरू हुआ, और अगर लीनियर है तो बाकी मैं दूसरे एंड को फिक्स नहीं मान सकता कि कहां तक है। तो मैं टर्मिनल वालों में से किसी एक को ही काउंट कर सकता हूं अगर आप पॉलीमरिक बना रहे हो तो इसका फॉर्मूला मैं S3O9 बताऊंगा, 6 नेगेटिव। और जनरल फॉर्मूला इसको देख के बना भी सकता हूं, अगर आप SiN लिखोगे तो मैं ऑक्सीजन को 3N कर दूंगा, जितने ये होंगे उसके 3 टाइम्स ही होंगे, और नेगेटिव चार्ज 2N माइनस कर दूंगा, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। ये जनरल फॉर्मूला हो गया इसका, ऐसे मैं इसका जनरल फॉर्मूला बता दूंगा। ठीक है, तो ये होता है अपना लीनियर सिलिकेट्स। एंड लीनियर सिलिकेट को अपन पॉलीमेरिक सिलिकेट भी बोल सकते हैं। अब अगर अपन साइक्लिक सिलिकेट बनाते हैं, अपन को क्वेश्चन में कभी कभी या तो फॉर्मूला गिवन होगा, ऐसे गिवन होगा, अपन से ये पूछेंगे कि किसका स्ट्रक्चर है, या फिर ये गिवन होगा बनाएंगे जनरल, ये गिवन है तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, इससे फॉर्मूला बनाना आना चाहिए आपको। साइक्लिक सिलिकेट में साइक्लिक रिंग्स हो सकता है, 3 मेंबर्ड भी हो सकता है, 4 मेंबर्ड भी हो सकता है, और 5 6 भी हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है और रिंग्स में। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर 3 मेंबर्ड है तो मैं इसके हर एक फेस पे एक बना लूंगा ट्राइंगल, ऐसे बनाएंगे। अब ये तो क्लोज्ड है ना पूरा, इसका मतलब है इसमें कोई एन मतलब वो नहीं आ सकता कि एंडिंग और स्टार्टिंग कहां है, ये तो क्लोज्ड है, तो एंडिंग और स्टार्टिंग का कोई मतलब ही नहीं है भाई। जो भी है इसमें रहेगा, आप काउंट कर लो, जो भी आएंगे नंबर्स वो अपन बता देंगे कि भाई कितना नंबर होगा। अब आपको पता है मैं क्या करने वाला हूं, अपन क्या करेंगे भाई, कंप्लीट कर देते हैं यूनिट। एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, इसमें भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं तो ऐसे बना देंगे, इसमें भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं तो ऐसे बना देंगे। बिल्कुल सभी में आप अपने आप ही कंप्लीट कर लो, आप मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, आप इनको कंप्लीट कर लो। ये साइक्लिक सीक्वेंस है, उधर उसमें भी हेक्सागन में बना देंगे अपन ऐसे ना यूनिट्स। अब वो आप बना लेना अपने आप, जैसे मैं जो कंसेप्ट इसमें बताऊंगा वो उसमें बता देना। अब अपन को पता है नेगेटिव चार्ज यहां होंगे, अपन को पता है कहां नेगेटिव चार्ज होता है। मैं ना फॉर्मूला लिखता हूं, आप फॉर्मूला लिखना भी आता है आपको, 1 2 3 से लिखो। ऑप्शन कितना होगा देखो, 9 होना चाहिए, 3 + 6, क्योंकि इसमें क्लोज्ड है ना तो 9 तो आएगा। वो लीनियर पॉलीमर में अपन कह रहे थे कि किसी एक को तो बताओ, किसी टर्मिनल में से किसी एक को ही काउंट कर सकते हैं, इसमें तो क्लोज्ड है, इसमें तो सारे ही काउंट कर रहे हैं और 6 नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है इसका जनरल फॉर्मूला और इसका जनरल फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा। इधर 4 है तो मैं इधर 4 लिख देता हूं, इसका फॉर्मूला भी वही बनेगा। आप बना के देख लो, इधर 6 है ना, इसका भी जनरल फॉर्मूला ऐसे बनेगा 6, क्योंकि हर एक फेस पे सिलिकॉन एक ही आएगा ना, तो ऑप्शन कितना होगा 80 और 12 होगा माइनस चार्ज। ये लो भाई, ये फॉर्मूला आ जाएगा उसका। लीनियर लिखो या साइक्लिक लिखो, तो जनरल फॉर्मूला विल रिमेन सेम, जनरल फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। फिर 3D सिलिकॉन्स, जैसे ये सारे के सारे जो अपने लिखे ना, दे आर 2 डायमेंशनल सिलिकेट्स। क्यों? सारे के सारे लीनियर होंगे, बस एक ही ऑप्शन ऊपर की तरफ लाई करेगा, दे आर 2 डायमेंशनल सिलिकेट्स। 2 डायमेंशनल सिलिकेट वो होते हैं जिनमें एक यूनिट में 2 ही ऑक्सीजन एटम शेयर्ड हो, मैक्सिमम 2 एटम शेयर्ड हो। तो 2 ऑक्सीजन एटम इसके शेयर्ड है, 2 ऑक्सीजन एटम इसके शेयर्ड है, 2 ऑक्सीजन एटम इसके शेयर्ड है। कहीं भी कोई भी एक सिंपल यूनिट का अगर 2 ही ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है, अगर एक या उससे ज्यादा मतलब 2 या 2 से कम ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है तो 2D सिलिकेट्स। लेकिन अगर एक यूनिट के 3 ऑक्सीजन एटम दूसरे यूनिट से शेयर्ड है, 3D सिलिकेट्स। When 3 oxygen atoms of one unit is shared by other unit, by other units, उनको अपन कहते हैं 3D सिलिकेट्स। ठीक है, तो अपन ऐसे लिखते हैं, मतलब मेरे पास ऐसे गिवन है, तो एक यूनिट ऐसे हो गया, अब आपको इससे भी एक यूनिट शेयर करना है, इससे भी एक यूनिट शेयर करना है, तो लीनियर जैसे हो जाता है, और इसको भी शेयर करना है,
3D सिलिकेट्स में, मतलब इसको भी शेयर करना, तो 3D सिलिकेट्स हो जाएगा। तो अपन कहेंगे अगर ये सारे के सारे शेयर्ड होंगे तो इसमें तो एक ही ऑप्शन ऐसा बचा जिसपे नेगेटिव चार्ज पॉसिबल है, बाकी किसी पे नेगेटिव चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे शेयर्ड होंगे। ये भी शेयर्ड होगा, ये भी शेयर्ड होगा, ये भी शेयर्ड होगा, ये सब शेयर्ड होंगे, तो एक ही नेगेटिव चार्ज पॉसिबल बचेगा। इसका मतलब जितने सिलिकॉन उतने नेगेटिव चार्ज, बस। जितने सिलिकॉन उतने ही नेगेटिव चार्ज बचेंगे। तो द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज on anion is equal to number of silicon atom, तो अपन उसे कहेंगे 3D सिलिकेट्स। अब क्रॉस लिंक सिलिकेट भी हो सकते हैं, मतलब चारों ऑक्सीजन अगर शेयर्ड है तो क्रॉस लिंक सिलिकेट्स। अब उतना नहीं पढ़ना है अपन को, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अपन को यहीं तक आते हैं। अपन से पूछ लेते हैं बताओ 3D सिलिकेट्स में क्या होगा, तो मोर देन 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड, तो 3D सिलिकेट्स। ये सिलिकेट्स वाला फॉर्मूला। ये आपके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो अपन से पूछ लेते हैं जनरली। तो यहां आपका केमिकल बॉन्डिंग 2 और 3 भी कंप्लीट हो गया। केमिकल बॉन्डिंग 4 में देयर इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और 5 का एक पार्ट बचा हुआ था डाइपोल मोमेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अपन पहले डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, तो अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। Next class I will try to complete the dipole moment and we will start the hydrogen bonding, और उसके बाद एक क्लास और लगेगा, मतलब नेक्स्ट वीक अवर केमिकल बॉन्डिंग विल बी ओवर। और केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके बाद तो अपन को पता भी नहीं चलेगा और चैप्टर खत्म होते रहेंगे। एवरी 15 डेज एक चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड द सिलेबस विल बी कंप्लीटेड वेरी सून। ठीक है, तो ये आपका सिलिकेट्स वाला स्ट्रक्चर्स वाला पार्ट था। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे द डाइपोल मोमेंट, तो केमिकल बॉन्डिंग 5 खत्म हो जाएगा, 4 बचेगा बस, तो अपन 4 को कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी आप केमिकल बॉन्डिंग अप टू केमिकल बॉन्डिंग 3 आप कंप्लीट कर लो। डाउट्स अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन ट्यूसडे, आपके पास काफी टाइम है, उसको कंप्लीट करो। ठीक है, और कोशिश करो कि 7 o'clock ही क्लास में आ जाया करो, ताकि अपन क्लास को लेट ना होने दें। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, दैट्स ऑल है। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर।